हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 का, वो भी साइंस का जो टर्म 1 में आप लोग एग्जाम होने वाला। बता दो इसमें सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर में पूछे गए, मतलब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सब सवालों को देखेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों से एक ही निवेदन है कि प्लीज आप इस वीडियो को सभी 9th क्लास के विद्यार्थियों को शेयर कर दें। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट लाइक्स आएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और आप लोग के लिए बनाऊं। तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों को जरूर शेयर कर दीजिए और उनको कमेंट भी करने बोलिए कि हाँ किस प्रकार से हम लोग वीडियो बनाएं, मतलब मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को लाभ हो। आप लोग अपना राय रख सकते हो ताकि मैं उस प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं। और सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे कमेंट कर पाएं और अपना तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से कर पाए। जिस प्रकार 10th क्लास का तैयारी हुआ था उसी प्रकार अब आप लोग का भी तैयारी होना चाहिए। तो पढ़िए, क्योंकि याद रखिए अब आप लोगों के लिए, जी हाँ दोस्तों, क्लास 8, 9 और 11 के लिए कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। जो मेहनत करेगा दोस्तों, कोई भी रिजल्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, रिजल्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, तो बस 9th क्लास हो या 10th क्लास, हाँ 10th क्लास भले मायने ज्यादा रखता है, बट 9th में आप कैसे पढ़ते हो ये भी बहुत मायने रखता है कि आपका आगे रिजल्ट कैसा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। बहुत ही धाकड़ धाकड़ सवाल है जो आप लोग लगातार पूछ जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हर एक को एक्सप्लेन कर देंगे और मतलब समझ जाइएगा तो एग्जाम में तो आप आराम से मार दोगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। याद रखिए, सदिश का अर्थ होता है जिसका दिशा होता है। सदिश, दिश से दिशा, मतलब जिसका दिशा होता है उसे सदिश राशि बोलते हैं, जिसका दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि बोलता है। अब सर दिशा कैसे पता करेंगे? तो याद रखो, विस्थापन का भी दिशा होता है, भार का भी दिशा होता है, त्वरण का भी दिशा होता है। ये एक फिक्स डायरेक्शन में लगता है, दिशा यानी कि डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर चाल का कोई दिशा नहीं होती दोस्तों। हाँ, इसकी जगह पर अगर वेग रहता, क्या रहता, वेग, तब उसका दिशा हो जाता है, लेकिन चाल का दिशा नहीं होता है, इसलिए सदिश राशि नहीं है। चाल क्या राशि है? तो अदिश राशि। याद रखिएगा, कुछ राशि है उसको इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बस उसी में से एग्जाम में आ जाएगा, मैं बता भी दूंगा आगे। बोला अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है, यानी कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज, क्या होगा? तो याद रखिए, जब भी अचर चाल से कोई भी वस्तु मूव करेगा यानी कि चलेगा, तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में होता है। तो बहुत ही बढ़िया, 1 नंबर आप लोग का सही उत्तर है। और ऑडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी चलाएं आप लोग, बाइक चलाएं? बोले हाँ सर बहुत चलाएं। तो आगे में देखिएगा एक मीटर लगा रहता है, ठीक है, जिसमें आपका उठता रहता है यहाँ कितना किलोमीटर चल रहा है, तो वही तो होता है ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर से दोस्तों गाड़ी कितना दूरी तय किया, ठीक है, मैक्सिमम गाड़ी का तो ऑटोमीटर खराब हो चुका होता है, जो थोड़ा पुराना होता है, नया में ये काम करता है। तो ऑडोमीटर दोस्तों क्या होता है? दूरी मापता ही है, समझ गए? अब बोले सर चाल किससे मापता है? तो चाल मतलब स्पीड दोस्तों स्पीडोमीटर से मापा जाता है, समझ गए? स्पीडोमीटर चाल मापता है, लेकिन ऑडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है। न्यूटन किसका मात्रक? बहुत आसान सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है ये दोस्तों। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। बल का ऐसा मात्रक यानी फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। निम्नलिखित में कौन सही है? अब आपको कार्य का फॉर्मूला बताना है। कार्य बराबर क्या होता है? तुम लोग जानते हैं W इक्वल टू होता है एफ एस, एफ गुने एस, एफ यानी कि बल, एस यानी कि विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन हो जाता है, जो कि आपको सही सही ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल दिख रहा है। मार दो यार फटाक से और आगे बढ़ जाओ। देखो क्या क्वेश्चन से आगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? तो 6 इंटू 10⁻24 kg। याद कर लो दोस्तों, ये होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। 6 इंटू 10⁻24 kg, मतलब समझ सकते हो कितना भारी है। 10⁻24 मतलब समझ रहे, 1 के बाद आप 24 को जीरो दोगे, 6 गुना 1 के बाद 24 गिर, मतलब कितना भारी है। आगे देखो, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार। सर बहुत अच्छा सवाल, एकदम बना देंगे। W इक्वल टू लगाएंगे mg, m बराबर दिया हुआ है हम लोग का 20 g, मतलब यानी 9.8 से गुना करते आंसर आ जाएगा। भाई सब गलत हो जाएगा, ध्यान से सुन लो, या केंद्र का बात कर रहा है। केंद्र में g का वैल्यू 0 हो जाता है क्या? जी हाँ, केंद्र यानी कि पृथ्वी का केंद्र है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये केंद्र है, यहाँ पर g का वैल्यू नहीं होता है। g का वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। और भैया g 0, तो भार कैसे निकालो? किसी वस्तु का भार बराबर होता है m इंटू जी। और जब g ही आपका 0 हो गया तो द्रव्यमान कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर याद रखना 0 हो जाएगा। अब ज्यादा एडवांस बनने के, अब 20 से को 9.8 से गुना कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, समझ गए? और आंसर भी 9.8 या 10 से गुना करोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका, फिर गलत हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। 1 नंबर हो गया 0। दाब डैश राशि। दोस्तों दाब जब भी आप लगाते हो एक निश्चित दिशा में लगाते हो, ठीक है, निश्चित दिशा में ही दाब लगता है, दाब का डायरेक्शन होता है ना, तो क्या डायरेक्शन बोल दो? सदिश राशि है। गेट इट?
जड़त्व का गुण किस में पाया जाता है? जड़त्व यानी कि इनर्शिया, कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, कोई गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा। अब आप सो रहे हो तो सोए हुए रहने चाहेंगे ना, दौड़ रहे हैं तो लगातार एक मोशन में दौड़ रहे हैं। ये होता है दोस्तों जड़त्व, कि हाँ जो चीज आप कर रहे हैं वही चीज करने का मन करेगा। सबसे ज्यादा जड़त्व तो सुबह के टाइम होता है ना, सोने के टाइम, यार उठने का मन नहीं करता, एकदम कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पलट जाए, तो ही जड़त्व होता है। मतलब आप देखो जड़त्व क्या, कोई वस्तु अगर विराम में है मतलब बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए वो अपना स्थिति से हिलेगा नहीं। कोई वस्तु अगर चल रहा है तो एक मौसम में चल ही रहा है, ठीक है, जब उसको कोई पकड़ के रोकेगा नहीं तो ये होता है जड़त्व का नियम। और किस में होता है? हर एक वस्तु में होता है ना, जो रेस्ट में बैठा है वो भी होता है, जो मोशन में है मतलब जो चल रहा है उसमें भी होता है, सब में होता है। तो क्या केवल गतिशील वस्तु में होता है? नहीं भाई साहब, ये होता है किसी भी वस्तु में नहीं होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गेट इट? आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। तीन भाई है, ठीक है। ठोस एकदम कड़क है, बिल्कुल हिलेगा नहीं अपनी जगह से, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसका थोड़ा भी इसका आकार में बदलाव नहीं होगा। एक द्रव है जो कि चलो भाई वो हिल उल जाता है, इधर उधर चला, लेकिन गैस बहुत ही है, इतना इधर उधर जाता रहता है ना, तो इसमें इतना एनर्जी है गैस में। आप देखेंगे गैस हवा इधर उधर बहुत उड़ता रहता है, क्यों? उसके अणुओं में एनर्जी है, ठीक है। रिक्त स्थान होता है आगे, और इस अच्छे समझोगे तो याद रखना, सबसे अधिक जो ऊर्जा, यहाँ सबसे कम ऊर्जा का बात करेगा तो ठोस में होता है, कि ठोस के कण लगभग शिथिल होते हैं, मतलब उसके अंदर ही थोड़ा बहुत मूव करता है, इसमें ऊर्जा कम होता है। तो याद रखना, ठोस में जो कणों की ऊर्जा कम होती है उससे थोड़ा ज्यादा किस में होगा? द्रव में हो जाएगा, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा? वो गैस में हो जाएगा। समझ गए? तो ठोस का बात करें तो सबसे कम ऊर्जा होती है ठोस में। 10 डिग्री सी तापक्रम बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में छप चुका होगा लगभग, इसको आपको बदलना है केल्विन में। तो याद रखना, जब भी सेंटीग्रेड को केल्विन बदलना है तो उसको सीधा सीधे 273 से जोड़ दो, तो 10 प्लस 273 आपका हो जाएगा 373 केल्विन आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एक मिनट सॉरी 373 हो जाएगा भाई साहब, जोड़ भी नहीं आता, 283 हो जाएगा ना, 273 और 10 गजब है, तो 283 केल्विन हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव मतलब क्या? पानी हो गया, दूध हो गया, इसका अनिश्चित क्या होता है? तो इसका अनिश्चित इसका आकार होता है ना, कि किसी भी चीज में उसको डाल दो वो उसका शेप ले लेगा, उसका आकार ले लेगा। गिलास में डालोगे गिलास का आकार ले लेगा, मग में डालोगे मग का आकार लेगा, ठीक है। चम्मच भी डालोगे चम्मच का आकार, कटोरा में डालोगे कटोरा आकार, मतलब जिस चीज में डालोगे उसका आकार ले लेगा। तो इसका आकार बदलता रहता है, द्रव्यमान आयतन घनत्व कुछ नहीं बदलता, वो सेम का सेम रहता है, बट आकार बड़ा बेवफा ये हर बार बदल जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध है, दूध क्या है? मिल्क इज लिक्विड है ना, द्रव है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कण देखिए, अब गैस के कण होता है इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर बहुत घूमता रहता है, तो आकर्षण बल इसमें काफी कम होता है। ठोस के कण क्या रहता है? एक दूसरे से बहुत आकर्षित एवं टाइटली बॉन्डेड रहता है, इसलिए ज्यादा हिलता नहीं है ना। लेकिन गैस देखो आप, गैस क्या बहुत इधर उधर घूमते रहता है, इधर उधर, तो इससे कणों के बीच आकर्षण बल उतना नहीं होता है, इसलिए घूमता रहता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, यानी कि लेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल इज लेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? क्या उसे तैरना आता है क्या? बर्फ टुकड़ा स्विमिंग आता है? अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है, स्विमिंग तो आप लोग को आता है ना। तो देखो क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा जल पर इसीलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का टुकड़ा जल से हल्का होता है। और थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात करूं तो दोस्तों, बर्फ का जो घनत्व है वो जल से क्या होता है? बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, और जिसका घनत्व कम होता है ना दोस्तों, वो तैरने लगता है। जैसे आप देखे होंगे तेल और पानी का बात, तेल जो है पानी में तैरने लगता है, क्यों? क्योंकि तेल का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पानी से क्या होता है? कम होता है। समझ गए हो मेरी बात? वही चीज है दोस्तों, यहाँ पर बर्फ के साथ भी वही चीज होता है, वही सेम केस होता है। बर्फ का बेचारा घनत्व कम हो जाता है और पानी पर वो तैरने लगता है। तो देखो ऑप्शन, यह जल से भारी होता है, बिल्कुल नहीं। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बिल्कुल नहीं। बर्फ जल से हल्का होता है, हाँ भाई साहब ये तो होता ही है। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, नहीं, बर्फ का घनत्व जल से अधिक नहीं होता है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। अगर वो रहता है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला ऑप्शन सही है। समझ गए? आगे अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। भाई साहब किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसका आयतन फैलेगा ना, फैल जाता है। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? अब आप लोग बताओ, पॉलिस्टर, सिल्क, सिंथेटिक की सूती? आप लोग इसका आंसर खुद जानते हो, घर में बोलता है अरे भाई गर्मी आ गया ना, आप सूती कपड़े खरीद लो, पहनो, ठंडा मतलब ठंडा किया, गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है, तो सूती कपड़ा हो जाएगा कॉटन। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विस्थापन और दूरी में आपको अंतर बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ आप घर पर, अभी घर से आप जाओगे अपने दोस्त से मिलने, बहुत ही प्यारा प्यारा दोस्त, उसके साथ मिलने जाओगे, दोनों का बीच का दूरी ये है, ठीक है। रास्ता क्या है? इधर से आपको घूम घूम के जाना पड़ेगा,
इधर से आप घूम घूम के जाओगे, ये घूम के गए अपना दोस्त के पास पहुंच गए। लेकिन नहीं, आपको दोस्त से मिलने का बहुत बेचैनी, आपको जल्दी पहुंचना है, तो आप कुछ माने नहीं, जो शॉर्टकट रास्ता मिला उससे चल गए। ये ठीक है, ये दो रास्ता हुआ। एक आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से आप घुमड़ घुमड़ मतलब एकदम चल गए जोश में। अब देखो क्या होता है, दूरी ये भी है ये भी है, दोनों में दूरी तय किया, लेकिन इसमें देखो ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है, ये शॉर्टकट है। मतलब दो बिंदुओं के बीच सबसे कमतर दूरी को क्या बोलते हैं, उसका विस्थापन बोला जाता है। मतलब यहां से यहां तक वो भले चला, बट ये उसका दूरी हुआ, ये क्या हुआ, ये उसका दूरी हुआ, ये उसका विस्थापन नहीं हुआ। अब मान लो वस्तु जो जा रहा है वो इधर से मान लो नहीं जा रहा है, ठीक है, यहां से मान लो नहीं जा रहा है, ये रास्ता से वो नहीं जा रहा है, वो इसी रास्ता से गया, फिर भी विस्थापन क्या होगा, फिर भी विस्थापन वही वाला होगा, यही वाला विस्थापन होगा। क्यों? क्योंकि दो वस्तुओं के बीच सबसे कम दूरी होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। समझे? अब क्या चीज है देखो, थोड़ा समझो, यहाँ पर ये चीज है यहाँ पर, और आप यहाँ हो, आप गए यहाँ पर घूमे, यहाँ से फिर यहाँ घूम के वापस यहीं पर आ गए, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए तो यहीं पर आ गए। अब बोलोगे विस्थापन क्या है, तो विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के मतलब वस्तु कहाँ पहले कहाँ पर था और बाद में कहाँ पर है, उन दोनों के बीच का जो दूरी होता है ना, उसे हम विस्थापन बोलते हैं। अभी बोले दो बिंदुओं के बीच सबसे कम तर दूरी, अब ये बिंदु मतलब ये बिंदु नहीं, यहाँ से तो घूम के आ गया ना, अब यहीं पर बंदा खड़ा है, तो यहाँ पर तो विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ पर विस्थापन विस्थापन जीरो हो जाएगा। क्यों सर जीरो क्यों होगा? क्योंकि पहले भी यहीं पर था और अब भी कुछ देर बाद यहीं पर दिख रहा है, लेकिन दूरी होगा, दूरी कितना, यहां से इतना गया फिर इतना आया, वो दूरी कहलाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, दूरी हो जाए, मान लो 5 किलोमीटर गया और प्लस 5 किलोमीटर आ गया, वापस गया 5 आया 5, मतलब टोटल दूरी कितना हो जाएगा 10। वहीं अगर यहाँ पर विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनली उसी बिंदु पर पहुंच गया ना। समझ गए? अब थोड़ा सा और एक एग्जांपल ले लो, अब यहां से गया, यहाँ पे घुमा और आके आधा रास्ता में यहाँ पर रुक गया, टोटल दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर था, तो यहाँ से गया 5 किलोमीटर, फिर आया आधा आया, मतलब 2.5 किलोमीटर आया होगा ना, तो 2.5 किलोमीटर दूर हुआ अभी। तो अभी यहाँ पर वो स्टार्ट किया था, यहाँ भी कहाँ पर, यहाँ पर है, दोनों का बीच की दूरी कितना है, 2.5 किलोमीटर, तो उसका विस्थापन तब क्या हो जाए, 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए? और कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना तय किया, तो गया 5 और आया 2.5, तो 7.5 कुल दूरी हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर? बिल्कुल। और क्वेश्चन आगे देखो और अच्छे समझ जाओगे। तो याद रखो कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, बट यहाँ पर दूरी का भी शून्य नहीं हो सकता है। यहाँ विस्थापन का पूछा है, विस्थापन शून्य है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है, दूरी शून्य नहीं होता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडोमीटर क्या आता है, तो आपको पता ही, ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा चलेगी दूरी में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का तुल्य होता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। कुछ नहीं, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने बोलेगा तो गुना कर देना, 5/18 से ये कट जाएगा, 18 × 18 बच जाएगा 5, हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 5 आंसर कहीं दिख रहा है? बिल्कुल सर, इसको मार दो, मतलब मार दो मतलब टिक मारो, ठीक है, मारना नहीं हाथ पैर से। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका वेग कहते हैं। याद रखना, वेग किसे कहते हैं, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को। विशेष दिशा, दिशा बोल रहा है ना, तो दिशा है तो क्या वेग हो गया। किसका, विशेष दिशा में अगर किसी चाल को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। याद रखना, चाल अदिश राशि है जबकि वेग क्या है, सदिश राशि, क्योंकि सदिश में वेग में दिशा है। न्यूटन किसका मात्रक है, इंपॉर्टेंट देखिए, हर एक बार पूछा रहा है, बल हो गया। न्यूटन कहते हैं कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। देखिए बल की परिभाषा कौन देता है, तो ये दूसरा नियम देता है। दूसरा नियम का एक फॉर्मूला होता है F=ma, ठीक है, यही बल की परिभाषा। जो पहला नियम है दोस्तों वो जड़त्व की परिभाषा देता है, ठीक है, पहला नियम किसका देता है, जड़त्व की परिभाषा देता है, दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक g का मान होता है, तो g का मान दोस्तों आप लोग हो जाए 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना है दोस्तों, जिस प्रकार मैंने याद रखा होती है उसी प्रकार, जी हाँ, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द राइट आंसर। इसको अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट आप मारोगे, डायरेक्ट नंबर पॉकेट में भर के ले आओगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अंतिम सवाल आप लोग का और एक है। चार वस्तु है PQRS, चारों का द्रव्यमान 5, 10, 15 और 20 करके दिया हुआ है, किसका जड़त्व अधिक होगा। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, याद रखना, कभी मत भूलना कि जिसका द्रव्यमान सबसे कम उसका जड़त्व सबसे कम, जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा उसका जड़त्व सबसे ज्यादा। आप लोग डिसाइड खुद कर सकते हो कौन सा वस्तु का, P का कि Q का कि R का कि S का, किसका जड़त्व अधिक होगा। कमेंट में मैं इंतजार करूंगा आप सभी के जवाब का, जरूर देना। और एक चीज जरूर करना यार, शेयर जरूर कर देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर एक बच्चा को लाभ मिले, और जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना उससे मोटिवेशन मुझे मिलेगा। 10th वालों को मैं इतना मदद क्यों कर पाया, क्योंकि बच्चे लगातार धड़ाधड़ इतना शेयर कर रहे थे, मैं देख रहा था, मतलब हर एक जगह पर। स्कूल में अगर किसी भी स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा है तो सारे बच्चों को चैनल के बारे में जानकारी हो, हाँ सर, चलो सर ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, चलो सर शेयर कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा आप लोग भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग भी तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से। और याद रखना, आप लोग का टर्म 1 है अभी,
10 का तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में धमाका मचाए थे आप लोग का। टर्म 1 में तो देखो धुआं धुआं कर दोगे। बस अच्छे से पढ़ना जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आप लोगों को शेयर से, कमेंट से, लाइक से, इसलिए वो जरूर करना। निम्न में कौन सही है, कौन सही है? तो आप लोग एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ गए? ये होता है। तो आप लोग का ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आई थिंक ये वाला आप लोग का सिलेबस में नहीं है, फिर भी चलो देख लो। जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2s, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, और भी अभी वीडियोस आएंगे आप लोग सोशल साइंस के आएंगे। मैथ जो मेन इंपॉर्टेंट है, मैथ से सवाल आएंगे। मैथ आप लोग को 40 में 40 फोड़िएगा, ऐसे सभी में 40 में 40 फोड़ना है आप लोग को। बस मेहनत करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।